Hello student and welcome to the 30th lecture for class 9th mathematics Foster and myself is Tabib Siddiqui from RG Academy. आपको पता होगा कि we have started the chapter called lines and angles in our last class और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि बहुत ही ईजी चैप्टर है ना। इंटरेस्टिंग भी है और ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तीनों ही चीज़ें इसके अंदर। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर से ज़्यादातर क्वेश्चन प्रूविंग वाले आते हैं कि प्रूव डैट है ना, लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। और पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रूविंग वाले रहते हैं। तो एनसीईआरटी कर लोगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा। फिर जो सेट में क्वेश्चन देकर दे रखे हैं अगर वो कर लेते हो तो फिर उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर। हैविंग सेड डैट, हम एक बार देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, है ना। हमने डिस्कस किया था, हमने पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने लाइन के बारे में डिस्कस किया था, हमने रे के बारे में डिस्कस किया था, हमने लाइन सेगमेंट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी कि पॉइंट क्या होते हैं, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। और उसके साथ साथ ये तो लाइंस के मतलब डिविजन्स हो गई हैं। फिर हमने एंगल्स को जस्ट इंट्रोड्यूस किया था कि एंगल्स किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते किसे हैं। तो ये मैंने बताया था कि दो रो के मीटिंग पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं और उन दो रोइस को आर्म्स कहते हैं, और जो मीट पॉइंट कर जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहा है वर्टेक्स, वो वर्टेक्स एंगल कहलाता है। तो वो एंगल जो बनाते हैं दो रे आपस में, उसी को एंगल कहते हैं। बेसिकली ये इंग्लिश टर्म है ना, घुमाव जिसे कह सकते हो आप, कि कितना घुमाव है किसी दो रेस के बीच में। तो इसके ऊपर मैंने कल लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था और उस होमवर्क को आज अपन करेंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क था लास्ट क्लास के अंदर। मैंने कहा था कि आप मुझे व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर सॉल्यूशन भेजो इसके। सो व्हाट्सअप ग्रुप पे तो आपको पता ही कितने सबने देख लिया होगा। पर्सनली भी एक दो बच्चों ने मुझे भेजा है कि इसका आंसर ये है, लेकिन सबके सॉल्यूशन नहीं आए हैं। इसका मतलब ये है कि सब लोग वीडियो लेक्चर्स प्रॉपरली टाइम पे वॉच नहीं कर रहे हो। दिस इज़ द टेस्ट। मतलब हमने मेरा यही पर्पज़ था कि आप जिस दिन वीडियो लेक्चर अपलोड होता है उसी दिन उसको देख लो और उसके नोट्स बना लो, जो होमवर्क दिया उस दिन उसको कंप्लीट कर लो। लेकिन टू बी शॉकिंग, मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था कि आई थिंक 2 या 3 बच्चों के ही आए हैं, बाकी किसी ने नहीं भेजा। और अगर नहीं भेजा तो एटलीस्ट ये तो कह सकते थे सर जो आपने होमवर्क दिया था वो मेरे को करने का टाइम नहीं है, तो मैं आज नहीं कल आपको सबमिट करता हूँ। ये भी रिप्लाई नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि आपने वीडियो लेक्चर ही वॉच नहीं किया। तो दिस इज़ ए शॉकिंग। और अगर आप ऐसा ही रखोगे तो बिलीव मी, आपको मैथमेटिक्स में मतलब कम मार्क्स लाने से कोई नहीं बचा सकता, और टू द वर्स्ट फेल होने से भी कोई नहीं बचा सकता। मतलब आप लोग इतना ज़्यादा लाइटली ले रहे हो चीज़ों को, इतना ज़्यादा लाइटली ले रहे हो। इट इज़ मतलब एक तरह से डिसरेस्पेक्ट है टीचर की। अगर आप नोटिस करो कि मैंने जो पढ़ाया है आपको, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, आपके लिए हम कंटेंट लेके आ रहे हैं, क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, प्रिंटिंग मटेरियल को अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग एक काम होता है कि 30 मिनट्स का लेक्चर वॉच नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू इन लाइफ। दिस इज़ द मतलब आप ये समझो कि आपके पास स्कूल जाना नहीं है अभी, आपको घर पे ही बैठे हुए हो, उसके बाद भी आप एक वीडियो लेक्चर नहीं देख पा रहे हो। और अगर मान लो देखा भी था तो आपने एक क्वेश्चन नहीं हुआ, इट हार्डली टेक्स 2-3 मिनट्स, सिर्फ एंगल बनाना था। और अगर मान लो नहीं हुआ था तो एटलीस्ट मैसेज में, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं, ग्रुप पूरा खाली पड़ा हुआ है, आप जाके देख लो एक बार। सो दिस इज़ नॉट द डन। आप 2-3 बच्चों को छोड़ के बाकी सब शांत बैठे हुए। तो ऐसे नहीं होगा बेटा, ऐसे नहीं होगा। आप लोगों को जिस दिन वीडियो लेक्चर अपलोड हुआ है उसी दिन उसका रिप्लाई करना है। और अगर ऐसे ही करोगे देन आई हैव टू मेक श्योर दैट एवरी पेरेंट्स नो अबाउट यू व्हाट यू आर डूइंग। सो आई हैव टू कॉल इंडिविजुअली एवरी पेरेंट्स, और फिर सबको मैं आपकी कंप्लेन करना मुझे फिर अच्छा नहीं लगता है। एनीवेज, मेरा काम है कि मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करके दूं, तो वो मैं कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए एंगल 1 है, ये आपका ए वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, और BAF भी लिख सकते हो आप इसको, एंगल BAF, और एंगल FAB भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह एंगल 2 है, एंगल 2 को आप क्या लिख सकते हो, एंगल 2 को देखो दोनों तरह से लिखा जा सकता है। B वर्टेक्स है ना, B वर्टेक्स एंगल 2 का, तो एंगल 2 को लिखा जा सकता है AB, और D भी लिखा जा सकता है ABD।
और डी ए बी भी लिखा जा सकता है, डी बी ए बी भी लिखा जा सकता है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर ए बी सी क्यों नहीं लिखा है, कि भाई ए बी सी, बी सी और ए बी जो आर्क बना रहे हैं वो तो 2 और 3 को कंबाइन एंगल बनेगा। एंगल 2 तो बी डी आर्म तक ही गया है ना, तो इसलिए बी डी लिया हुआ हमने, ठीक है। फिर एंगल 3 को आप लिख सकते हो सी बी डी और डी बी सी, दोनों ही चलेगा, ठीक है। फिर एंगल 4 को आप लिख सकते हो बी सी डी, ठीक है ना, एंगल 4 को लिख सकते हैं बी सी डी और एंगल डी सी बी। और इसी तरह एंगल 5 को लिख सकते हैं एंगल सी डी बी और एंगल बी डी सी, ठीक है। इसी तरह एंगल 6 को लिख सकते हैं बी डी ई और एंगल ई डी बी, ठीक है। इसी तरह एंगल 7 को लिख सकते हैं डी ई जी और एंगल जी ई डी। और एंगल 8 को लिख सकते हैं एंगल ए जी ई और एंगल ई जी ए, ओके। 9 एंगल लिखा जा सकता है, 9 कहाँ, ये रहा, तो 9 जी ई एफ लिखा जा सकता है, या आपके लिए एफ ई जी भी लिखा जा सकता है। 10 मैंने बता ही दिया था, 11 है जी एफ ई, ठीक है, जी एफ ई भी लिखा जा सकता है या ई एफ जी भी लिखा जा सकता है। 12 है आपका एंगल एच जी एफ या एफ जी एच, और एंगल 13 है आपका ए जी एच और एच जी, ऐसे लिखा जा सकता है। दिस इज हाउ वी कैन राइट द एंगल। सो दिस इज हाउ टू आइडेंटिफाई द एंगल। जो एंगल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो इस तरह से हम एंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। ना नेक्स्ट पार्ट जो है, इसी का आगे का वर्जन जो है वो देख लेते हैं। एंगल्स हमने डिसाइड कर लिया कि एंगल्स किसे कहते हैं, ठीक है ना, हाउ द एंगल्स इज डिफाइंड। अब एंगल्स की कुछ टाइप्स होते हैं, वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, किस किस तरह के टाइप्स एंगल बन सकते हैं। देखो, एक एंगल कहलाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है, ठीक है। जैसे कि राइट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल वो कहते हैं कि अगर 2 आर्म्स के बीच में एक आर्म ये हो गई और एक आर्म ये हो गई, इनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल कहलाता है ना। 90 डिग्री एंगल वाले को क्या कहते हैं, राइट एंगल। लेकिन अगर 90 डिग्री से कम है स्टूडेंट, सपोज करो 90 डिग्री से कम आ रहा है, तो उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। थीटा यानी आपको एक्यूट दिख रहा है, यानी छोटा। एक्यूट का मतलब क्या होता है, छोटा। तो एक्यूट एंगल क्या कहलाता है, 90 डिग्री से कम वाला एंगल। और इसी तरह ऑब्ट्यूज क्या कहलाएगा, जो 90 डिग्री से बढ़ जाए, यानी इसी एंगल में अगर हम 90 डिग्री से बड़ा वाला आर्म ले लो, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया इस केस में, और ये वाला एंगल जो कंप्लीट एंगल आ रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कि जिस एंगल की आप बात कर रहे हो, जैसे कि अगर आपने बोला ए बी सी, तो अगर मैं इस एंगल को लिखूंगा तो एंगल इसका नाम क्या होगा, ए बी सी होगा या सी बी होगा, ये नाम होगा। लेकिन आप नोटिस करो कि बी वर्टेक्स में, बहुत ध्यान से नोटिस करना, बी वर्टेक्स के अंदर एक एंगल और बन रहा है, लाइक दिस, दिख रहा है, ये अपोजिट, यानी ए बी सी तो ये हो गया। लेकिन ए बी सी अगर मैं बोलता हूँ स्टूडेंट, तो वो क्या होता है कि 2 आर्म्स के इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, एक्सक्लूडेड नहीं, ठीक है। यानी इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर मैंने एक आर्म ऐसे लिखी है, तो इसमें जो इंक्लूडेड एंगल होगा, जिसको अपन एंगल का नाम बोलेंगे, ये इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा, ठीक है। इन 2 आर्म के बीच का एंगल है ना, जैसे एंगल बी ओ और ये सी है, तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ बी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें एक एंगल तो ऐसा भी है जो इसके बाहर जा रहा है, जैसे कि ये वाला एंगल सोच को, ये भी तो ओ वर्टेक्स पे बन रहा है, लेकिन इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडेड एंगल। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, इसको अपन लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स ऑफ बी ओ सी। यानी एंगल बी ओ सी जो है उसको छोड़ के बाकी वाला एंगल। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि एंगल बी ओ सी को छोड़ के बाकी वाला एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल की जो वैल्यू होती है जनरली 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये एक्स एंगल है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये रिफ्लेक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी कि पूरा 180 डिग्री का रोटेशन कर दो, एक लाइन है, यानी एक स्ट्रेट लाइन। जैसे कि ये एक आर्म है, सपोज करो, इसमें आप रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट लाइन को कैसे बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन को ऐसे बना सकते हो कि एक रे इधर से ली और इसी पॉइंट से दूसरी रे ले ली, बिल्कुल इसके अपोजिट वर्टिकली। तो ये जो आपके पास पॉइंट आया है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट आया है, इसमें एंगल आप मेजर करोगे ना, तो ये कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है,
तो डैट इज ऑल्सो नोन एज द एंगल लीनियर एंगल, है ना, 180 डिग्री एंगल यानी स्ट्रेट लाइन एंगल। और कंप्लीट 360 तो आपको पता ही होगा, एक कंप्लीट 360 एंगल बना दो रोटेट करने पे तो आपको 360 डिग्री का एंगल मिल जाता है। दिस इज हाउ द एंगल्स टाइप्स आर मेंशन, ठीक है। तो एंगल्स का जो टाइप्स है उसको आप अच्छे से याद रखो, एक्यूट किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज किसे कहते हैं, राइट किसे कहते हैं, रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि एंगल्स के सम के ऊपर भी कुछ टाइप्स हमने किए होते हैं, यानी अगर किसी दो एंगल को सम करते हो तो जो आपके पास आंसर आता है उसके ऊपर भी हमने कुछ नाम दिए हुए हैं। जैसे पहला नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि सम जो है, जो भी दो एंगल अगर उनका सम 90 डिग्री आ जाए, है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और एक होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि अगर कोई दो एंगल हैं उनको ऐड करने पे 180 डिग्री आ जाए तो वो दो एंगल आपस में सप्लीमेंट एंगल कहलाएंगे। कौन से एंगल कहलाएंगे? सप्लीमेंट एंगल। यानी इसी चीज़ को अगर आप समझना चाहो तो मैं कुछ पेयर लिख देता हूँ तो उसके आपको और आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 10 और 80, ठीक है ना, 20 और 70, ये डिग्री में, सब डिग्री में, ठीक है, ये सब डिग्री के, 20 डिग्री, 70 डिग्री। फिर मैंने लिख दिया 35 डिग्री एंड यू कैन से 55 डिग्री, ठीक है। एक लिख दिया 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक लिख दिया अपन ने 15 डिग्री एंड 80 डिग्री। एक लिख दिया अपन ने 170 डिग्री एंड 20 डिग्री। एक लिख दिया अपन ने 120 डिग्री एंड 70 डिग्री। और लिख दो आप जैसे कि 90 डिग्री एंड 80 डिग्री। एक लिख दिया 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। एक लिख दिया अपन ने 105 डिग्री एंड 75 डिग्री, ठीक है। दिस इज़ हाउ द थिंग्स विल वर्क आउट। अब अगर अपन बोलें कि इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं और सप्लीमेंट एंगल कौन से, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल वो होते हैं जिनको सम करने पे 90 आ जाए। तो 80 और 10 को सम करोगे तो क्या आएगा? 90 आ रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। 20 और 70 भी क्या है? 90 डिग्री बना है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। 35 एंड 55 ये भी 90 डिग्री हो रहा है, ये भी कॉम्प्लीमेंट एंगल हुआ। 60 और 30 ये कॉम्प्लीमेंट हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि 60 प्लस 30 90 होता है। और 15 प्लस 80 नहीं, ये नॉट ए कॉम्प्लीमेंट है। नॉट ए कॉम्प्लीमेंट एंगल क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि इनका सम 90 डिग्री नहीं हो रहा है। 15 और 80 को आप ऐड करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं आता है। इसी तरह 170 प्लस 20 डिग्री को ऐड करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री आता है क्या? नो, नॉट ए सप्लीमेंट्री, नॉइदर ए कॉम्प्लीमेंट नॉर ए सप्लीमेंट, क्योंकि इनका सम जो है ना 180 डिग्री नहीं हो रहा है। लेकिन 110 और 70 को ऐड करोगे तो 180 डिग्री आ रहा है बिल्कुल, तो ये सप्लीमेंट एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। 90 प्लस 80 कितना होता है? 90 प्लस 80 नॉट ए सप्लीमेंट्री आएगा, क्यों? क्योंकि इनका सम 180 डिग्री नहीं हो रहा है। लेकिन 90 प्लस 45 भी नॉट सप्लीमेंट्री आएगा। लेकिन 105 प्लस 75 डिग्री सप्लीमेंट एंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका सम 180 डिग्री हो रहा है। तो 105 प्लस 75 डिग्री जब आप ऐड करोगे तो ये सप्लीमेंट्री एंगल आएगा। सो एक तो हो गया कॉम्बिनेशन एंगल के शेप वाइज की वजह से, कि एक्यूट दिखेगा, कि ऑब्ट्यूज दिखेगा, कि राइट दिखेगा, कि रिफ्लेक्स दिखेगा। और एक हो गया डिवीजन एंगल दो पेयरिंग के ऊपर, है ना। दो एंगल का सम अगर आपको 90 डिग्री या 180 डिग्री देता है तो उसके बेसिस पे हम उसको कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट एंगल कह सकते हैं। ओके, सो एक मिनट। तो इस तरह से हमने एंगल की डिवीज़न करी है। तो मूविंग फर्दर अगर आप नोटिस करो, ये कहाँ आ गए हम, ये बहुत पुराना लेक्चर आ गया। तो ये एंगल्स पे हम बात कर रहे थे, उसके बाद सप्लीमेंट एंगल हो गया था। अब रिलेशनशिप बिटवीन टू एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो, यानी दो एंगल्स के बीच में एक रिलेशन भी बन रहा है ना। टाइप्स नहीं, टाइप्स तो हो चुका है, यानी रिलेशन। जैसे कि अगर आप देखो कि सबसे पहला जो डिवीज़न आता है वो एडजेसेंट एंगल का आता है, ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडजेसेंट एंगल्स की टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमन भी है, इन बहुत ज़्यादा यूज़ भी होने वाली है, ठीक है। अगर आप नोटिस करो कि मैंने एक रे ली और इसी तरह एक दूसरी रे ली, ठीक है। अब ये एक एंगल बनाएगा, है ना, ये एक एंगल बना रहा है, ठीक है। अब नोटिस करो कि मैंने एक और रे ली, ठीक है, एक और रे ली जो इनके बीच से कहीं को पास करा दिया, सपोज करो ऐसे पास करा दिया। अब इस रे ने जो ओरिजिनल एंगल जो था हमारा, सपोज करो एंगल ABC था, यानी ये जो ब्लैक वाली दो रे से हमने एंगल बनाया वो क्या था? एंगल ABC। लेकिन जो रेड रे हमने निकाली है B वर्टेक्स से, उसने क्या किया? एंगल BAC को डिवाइड किया, सॉरी एंगल ABC को क्या किया? डिवाइड किया। कौन सी रे ने? सपोज करो ये है BD रे ने क्या किया? एंगल ABC को डिवाइड किया।
ये कोई भी रे अगर दो एंगल को डिवाइड करती है तो वो जो डिवीजन वाले एंगल होते हैं ना वो आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। डिवीजन यानी बी डी, क्या करेंगे अपन बोलेंगे बी डी डिवाइड्स द एंगल ए बी सी, द एंगल ए बी सी इन टू पार्ट्स। ठीक है, अब ये जो एंगल डिवीजन में है ना, द टू एंगल्स फॉर्म, जो टू एंगल्स फॉर्म्ड हुए हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, यानी पास पास, एक दूसरे के पास पास। बात समझ रहे हैं? तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल और लें, सपोज करिए मैंने एक रे बनाई, ठीक है, और इसमें डिवीज़न करता गया, एक इधर से लिया और एक और डिवीज़न कर लेते हैं सेम पॉइंट से ही, सपोज़ करो ये लिया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे इसमें नेमिंग करने को बोलूँ, सपोज़ ये है आपका ए, ये है ओ, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो अगर आप नोटिस करो कि ये जो एंगल है ये एंगल ए ओ डी कहलाएगा, ये एंगल आपका सी ओ डी कहलाएगा और ये एंगल आपका बी ओ सी कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि पेयरिंग करो इसके अंदर, पेयरिंग मतलब कि इसके अंदर ये बताओ कि कौन से एंगल एडजेसेंट है, कौन से एडजेसेंट नहीं है। तो एडजेसेंट यानी पास पास। तो अगर आप बोलोगे कि एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ डी, है ना, ए ओ डी और सी ओ डी एडजेसेंट है, तो ये बिल्कुल है। ठीक है, एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ डी ये क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी ये एडजेसेंट है क्या, नहीं, ये एडजेसेंट नहीं होंगे। और इसी तरह एंगल सी ओ डी और एंगल बी ओ सी ये एडजेसेंट होंगे, बिल्कुल ये एडजेसेंट होंगे, है ना। ये एडजेसेंट क्यों होंगे, क्योंकि आप नोटिस करो कि मैंने ओ बी और ओ डी आर्म के बीच का जो एंगल था उसको ओ सी रे से डिवाइड कर दिया। तो ओ सी रे ने जिन दो एंगल को पार्ट बनाएगा, ओ सी रे जो दो एंगल को पार्ट बनाएगा वो एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, इस तरह से एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन इस्तेमाल होती है, माइंड इट, है ना। तो ये एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन है और इसको समझने का बहुत आसान तरीका। इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स देन एंड देयर वन ऑफ द आर्म इज कॉमन देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। वर्टेक्स सेम होना चाहिए और दोनों एंगल का एक आर्म तो कॉमन होना चाहिए। अब आप यहाँ पे नोटिस कर लो कि इन दो एंगल का, ये जो ए ओ डी और बी ओ सी है, ए ओ डी और बी ओ सी का वर्टेक्स तो सेम है, ओ ओ आ रहा है, लेकिन इन दोनों का कोई भी आर्म कॉमन नहीं है। देखो ए ओ डी के एंगल दो आर्म आ रही है, ए ओ और ओ डी, और बी ओ सी के अंदर दो आर्म आ रही है, ओ बी और ओ सी, तो अभी भी कॉमन नहीं है आर्म्स। तो ये एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट नहीं कहलाएंगे। गेटिंग इट द पॉइंट। सो ये एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन हो गई है। इसी तरह ये सिंपल हो गया, देखिए ना, एंगल ए और एंगल बी, यानी एंगल का नाम अगर अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एंगल ए डिग्री को अपन क्या बोलेंगे, ए डिग्री को बोलेंगे एंगल सी ए डी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से ही सारा काम चलता है। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा, नाम में बहुत कुछ रखा भाई। ये है एंगल बी को अपन बोलेंगे एंगल बी ए डी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब यही होता है स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री वाला। तो इसको ऐसे समझने के लिए आप ऐसे सोचो कि आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई, एक स्ट्रेट रे बनाई, एक रे बनाई। ठीक है, अब इस रे पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज करो मैंने ये पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से आपने कोई भी एक रे बना ली। ठीक है ना, अब इस पॉइंट से जो हमने रे बनाई, स्टूडेंट क्या किया, इस पॉइंट ने इस रे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और बेसिकली अगर अपन बोलें तो इस रे को तीन आर्म्स में डिवाइड कर दिया है, एक ओ, ये ए और ये बी और ये सी। तो ये जो रे है, ओ सी रे ने एक स्ट्रेट रे को जिन दो डिवीजन में डिवाइड किया है ना, वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि इन दोनों का सम, ये पूरा एंगल कितना है, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी तो आपको पता ही कि 180 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, रे है, तो कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होगा। ये एक हम पढ़ चुके हैं एक अपन, है ना। ये वाला यहाँ पे एंगल हमने पढ़ा हुआ है, ये वाला एंगल देखिए आप नोटिस करें। यहाँ पे अभी मैंने एंगल टाइप्स ऑफ एंगल्स के अंदर ये सबसे पहले बताई थी स्ट्रेट एंगल, है ना। 180 डिग्री वाला एंगल स्ट्रेट लाइन का होता है, तो ये एंगल हमने पढ़ लिया है। तो इस एंगल के अंदर क्या होता है कि ये ए ओ बी, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, लेकिन अगर हम इसके अंदर क्या करें, ऐड कर दें, यानी ए ओ बी को दो पार्ट में डिवाइड किया ओसी रे ने, तो एक एंगल को लिखेंगे ए ओ सी और एक एंगल को लिखेंगे बी ओ सी। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो अपने को क्या मिल रहा है, पूरा कंप्लीट एंगल ए ओ बी मिल रहा है। ठीक है ना, यानी आप ये कह सकते हो कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये जो रिलेशन आया है ना, ये जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री आ जाता है, ठीक है ना, इन गिवन डेट कि वो स्ट्रेट लाइन पे डोनेट हो रहे हों, ठीक है, तो वो दो एंगल्स क्या कहलाते हैं, वो दो एंगल कहलाते हैं सप्लीमेंट एंगल, और जो पेयर एंगल कहलाता है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, डिवीजन ऐसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल का होगा। देखो स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, ज़रूरी नहीं है कि दो ही एंगल का डिवीजन हो, जैसे कि मैं 3-4 एंगल का भी डिवीजन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रे लिया, एक ऐसे डिवीज़न ले लिया, एक ऐसे डिवीज़न ले लिया, और एक डिवीज़न और ले लो ऐसे लाइक दिस, ठीक है। ये तो एग्जैक्टली आया नहीं है वहाँ से, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये सारे एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं क्या, बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। अपन चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई। तो ये एंगल ए ओ ई है, ये एंगल डी ओ ई है, ये एंगल सी ओ डी है, और ये एंगल बी ओ सी है। तो इन सब को अगर आप ऐड करोगे तो ये 180 डिग्री बनेगा। तो ये सारे लीनियर पेयर कहलाएंगे, है ना। इन सब का समीशन क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर, यानी एंगल ए ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, इन सब का एंगल कितना सम होगा, 180 डिग्री। ये कहलाता है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने एक रे के एंगल्स के जो डिवीजन है उसको ऐड कर दिया है। अब इसमें एडजेसेंट एंगल की भी समझ में आ रही होगी बात। ये दो एंगल क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना। दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल ऑल्सो। ये भी क्लियर हो रहा होगा यहाँ से डेफिनेशन। इसी तरह यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना, ये आपस में क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। और उसके बाद इनके एडिशन क्या कहला रहा है, लीनियर पेयर कहला रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि स्ट्रेट लाइन को हम डिवाइड कर देते हैं। इफ़ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म बट द आर्म विच आर नॉट कॉमन आर मेकिंग ए लाइन। इतना बड़ा समझने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक लाइन है, उस लाइन में अगर आप एक आर्म बना देते हो, एक रे और बना देते हो, तो जो डिवीजन होगा वो लीनियर पेयर का होगा। एक रे है, ठीक है ना, अगेन समझो एक रे है, उसके अंदर आप एक रे और बना देते हो, ठीक है ना, तो जो डिवीजन होगा एंगल के बीच में, एक एंगल ये, एक एंगल ये, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन, कोई भी ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, दूसरा कंसेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल का। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है। देखो होता क्या है कि अगर अपन एक रे और लें, सपोज करो, ये तो मैंने आपको बताया दी, 2 इंटरसेक्टिंग रे लें, एक रे ली, ठीक है, इसी तरह एक और रे ली जो इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है लाइक दिस। तो ये क्या हो रहा है कि अगर आप नोटिस करो कि रे ए बी है और एक रे सी डी है, ठीक है ना, तो आप बोलोगे ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, ठीक है। सपोज ये पॉइंट ओ है, ए बी और सी डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ के अंदर, ठीक है। अब इस कंसेप्ट के अंदर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, बिल्कुल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कब होता है, जब दो स्ट्रेट रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। ये आपको याद समझ में आना चाहिए कि दो स्ट्रेट रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो। इस पर्टिकुलर केस में अंदर, जैसे कि ये वाला जो एंगल है, जिसका नाम अपन लिख सकते हैं ए ओ डी, वो वर्टिकली अपोजिट है एंगल, किस एंगल के, एंगल बी ओ सी के, दिख रहा है, यानी एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली एक और एंगल ले सकते हो, एंगल, इसका नाम क्या लोगे, एंगल बी ओ डी, और ये वाला एंगल क्या ले लोगे, एंगल सी ए ओ सी। तो इसी तरह एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, ये जो पेयर बन रहा है ना, ये पेयर कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड दीज पेयर्स आर ऑलवेज इक्वल। यानी आप ये कह सकते हो, यहाँ पे ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी एंड ऑल्सो एंगल ए ओ सी इज वर्टिकली अपोजिट एंगल एट इज बी ओ डी, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रूफ कर लेंगे, बहुत आसान है इसका प्रूफ, अपन बाद में देखेंगे प्रूफ, लेकिन फिलहाल तो समझते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं इसे। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको नहीं कहेंगे, जैसे कि अगर मैंने सपोज करो एक आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कि ये एक आपके लिए रे ले ली मैंने, एक रे ये ले ली, ठीक है, और एक रे ऐसे ले ली,
और एक रे ऐसे ले ली। सपोज़ ये तो यहाँ पे ज्वाइन किया हमने, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें डायग्राम में। तो हम इसको एक रे ऐसे ले लेते हैं और एक रे ऐसे ले लेते हैं। तो आर दीज वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेंगे? नहीं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, ठीक है ना। ये एंगल ए ले लेते हैं, ये ओ सी, एंड ये एंगल बी ओ और डी। सो एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी आर नॉट वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं है? क्योंकि जो सी ओ है ये सी, क्योंकि बिकॉज आप लिख सकते हो बिकॉज डी ओ सी इज नॉट फॉर्मिंग ए लाइन। डी ओ सी एंड यहाँ भी साथ साथ लिख सकते हो कि ए ओ बी, डी ओ सी और ए ओ बी आर नॉट फॉर्मिंग ए लाइन, ठीक है ना, आर नॉट फॉर्मिंग ए लाइन। तो ये लाइन नहीं बना रहे हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। लाइन तो कब बनती, यानी अगर मैं सी ओ से इसी को एक्सटेंड कर रहा होता यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है। लाइन तो कब बन रही होती, यानी इसी को ए ओ को यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा होता है लाइक दिस, तो ये लाइन बन रही होती। बात समझ रहे हैं? पर अभी लाइन तो ऐसे नहीं बन रही है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है कि दो स्ट्रेट लाइन आपस में, दो वर्टिकल रेज आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा लिया और एक ऐसा कंसेप्ट लिया और ये लिया और ये लिया तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नहीं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा और एक ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट है और मैंने बता दिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल। अब यहाँ से देखो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ से पहला कंसेप्ट तो ये है कि एंगल ए ओ डी, एंगल बी ओ डी ये आपस में क्या है, एडजेसेंट है। इसी तरह एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ सी ये आपस में क्या, एडजेसेंट है। भाई ए ओ डी और ए ओ सी एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि वर्टेक्स इनका ओ है और कॉमन आर्म ओ ए है। और ए ओ डी और बी ओ डी आपस में एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि वर्टेक्स इनका ओ है और कॉमन आर्म ओ डी है। जब मैं कोई बात बोलूँ और आपसे स्किप हो जाए सुनने में, ठीक है ना, अगर मैं कोई बात बोलता हूँ और आपसे स्किप हो जाती है सुनने में, आपको समझ में नहीं आती है, तो 2-3 मिनट पीछे जाके रिकैप करके वापस से सुनो। क्लास लेक्चर में क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं सर प्लीज़ एक बार वापस से बोल दीजिए, है ना, हमने सुना नहीं है, समझा नहीं है, हमें समझ में नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, उसी पॉइंट को वापस से रिपीट करता हूँ। पर अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे, पॉज करोगे, रिवाइंड करोगे, वापस से प्ले करोगे, तो मेरी वो जो मैंने बात रिपीट करी है वापस से आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि एंगल बी ओ सी और एंगल बी ओ डी एडजेसेंट है, बिल्कुल है। एंगल बी ओ सी और एंगल बी ओ डी एडजेसेंट क्यों होंगे? क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स ओ है और ओ बी इज़ द कॉमन आर्म, तो दिख रहा है एडजेसेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी एडजेसेंट है, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी एडजेसेंट है, नहीं, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी एडजेसेंट नहीं है आपस में। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंटली, ठीक है। तो ये होपफुली आपको क्लियर होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि लीनियर पेयर बन रहा है क्या, कौन से एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन। जैसे कि अगर आप नोटिस करो कि एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ डी फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, ठीक है। इसी तरह एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ डी ये भी फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, है ना। ये दोनों भाई ये क्यों लीनियर पेयर बना रहे हैं? क्योंकि ओ एक क्या है, वर्टेक्स है एंगल ए ओ सी का और एंगल ए ओ डी का, और सी डी क्या बना रही, सी ओ डी क्या बना रही है, एक लाइन बना रही है ना। इसी तरह एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, इनका सम 180 डिग्री आएगा। और एंगल बी ओ सी एंड एंगल बी ओ डी ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से लीनियर पेयर का भी कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, एडजेसेंट एंगल का भी समझ में आ रहा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से अपन सारे कंसेप्ट को कंबाइन किए हैं आज, ठीक है ना। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट है। वेरी इंपॉर्टेंटली कि रिलेशनशिप बिटवीन टू एंगल्स के अंदर हमने ये देखा कि एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल किसे कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल के अंदर ये चीज़ याद रखो कि एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल के अंदर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इतना समझ में आना चाहिए। इसी चीज़ पे आप आज होमवर्क ले लो, थोड़ा सा 1-2 होमवर्क दे देता हूँ मैं सिंपल क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक ये लिखा, एक रे ये बनाई और एक रे और बना देते हैं आपके लिए। सपोज़ करो एक रे नहीं बनाते, हाँ सॉरी रे बना देते हैं। तो यहाँ से एक रे ली, ठीक है, और इसके बाद एक और रे ले लेते हैं लाइक दिस।
ठीक है, और एक और लास्ट रे ले लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो इसके अंदर मैं नाम कर देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एज, कौन कौन से एंगल आपको आइडेंटिफाई करने हैं, एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे। ठीक है, सेकंड है आपके पास लीनियर पेयर एंगल कौन से होंगे, और वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होंगे। ये तीन आपको सारे पेयर्स लिखने हैं इसके अंदर। ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स। इसमें गिवन क्या क्या है, इसके अंदर आप गिवन इन्फॉर्मेशन मान सकते हो कि मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन ये है कि ए बी जी डी एंड सी एफ, ठीक है ना, आर द लाइन्स। ये कंप्लीट लाइन है, यानी ए बी जी डी एंड सी एफ आर द लाइन्स, और ई एफ ओ ई इज नथिंग बट ए रे है ना, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट 2। तो ये कंपेयर करिए, इसी क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आज मुझे इसके सॉल्यूशन भेजें। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं करूँगा ही। कुछ तो आप लिख सकोगे ना, इसका कुछ तो पार्ट लिख सकोगे होपफुली। Okay, so we will try to solve this question particularly in the next class. Thank you for listening for today's lecture. Take care. Bye.